हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से 12th साइंस केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में। मैं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ठोसों को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें केवल क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस ठोसों के जैसे गुणधर्म दर्शाते हैं पर वास्तव में वो ठोस नहीं होते। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वही क्या है, वास्तविक ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को फिर आगे और विभाजित किया जाता है। किस आधार पर? उनके अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहे हैं। हमने बात की थी पिछली क्लास में कि प्रत्येक ठोस किसी अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन इससे बना होगा। उनके बीच में जो बल है वो कौन सा है, आकर्षण बल कौन सा लग रहा है। तो उस आधार पर फिर हम वापस क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो देखिए, चूंकि हमने अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर देखा है, तो आणविक ठोस का मतलब इसके अंदर जो हम ये भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर भी बांटा गया है। ये वैसे तो आकर्षण बलों के आधार पर है, लेकिन हम इसको दूसरे आधार पर भी ले सकते हैं कि अवयवी कण कौन सा है, परमाणु है, अणु है, आयन है। तो इस आधार पर इनके ये नाम रखे गए हैं। देखो कि अगर अवयवी कण क्या है, अणु है, ठीक है, तो अणु है तो उसको आणविक ठोस बोल देंगे। अवयवी कण, ठोस को बनाने वाले जो कण हैं वो आयन है, धनायन, ऋणायन, इस तरह के आयन है तो उसको हम कह देते हैं आयनिक ठोस। और यदि अवयवी कण धातु परमाणु या आयन है ना, धातु परमाणु से आयरन हो गया, सोडियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, तो इससे बने हुए हैं तो उसको धात्विक ठोस। और अगर अवयवी कण अधातु परमाणु है तो उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो अवयवी कण के प्रकार के आधार पर भी हम इस वर्गीकरण को नाम दे सकते हैं, या फिर अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर भी हम इस वर्गीकरण को चार भागों में बांट सकते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर लें तो आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं, है ना, और अणुओं के बीच में, इसमें अवयवी कण कौन है, अणु। और हम जानते हैं अणुओं के बीच में कौन से बल पाए जाते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होते हैं अणुओं के मध्य, उनका नाम होता है वैन डर वाल आकर्षण बल, जो कि बहुत दुर्बल होते हैं। तो वो अणुओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अणु, परमाणु, आयन ये क्या होते हैं ये आप पहले से जानते हैं, 11th क्लास में इनकी डिटेल्ड स्टडी हम कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम वैन डर वाल आकर्षण बल क्या होते हैं, आयनिक जो बंध है या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वो क्या है वो भी पढ़ चुके हैं, धात्विक बंध क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, सहसंयोजक बंध क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल हमें ठोसों की बात करनी है, ये इन बंधों की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो आणविक ठोस यानी अवयवी कण अणु, और अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है उसको वैन डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु हो और जिनके बीच क्या पाया जाए, वैन डर वाल आकर्षण बल, उनको क्या बोलेंगे, आणविक ठोस। ठीक है, प्रत्येक की, इन चारों प्रकार के ठोसों की हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही देख लें। आयनिक ठोस मतलब अवयवी कण आयन, है ना, अवयवी कण कौन हो जाएंगे, आयन, यानी धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो अवयवी कण आयन होंगे और आयनों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है, जो बंध पाया जाता है, उसको हम आयनिक बंध बोल देते हैं, और इसी को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आयनिक बंध है, आयनिक आकर्षण बल है ठोस के अवयवी कणों के बीच, तो उसको बोलेंगे हम आयनिक ठोस। और अवयवी कण धातु परमाणुओं या धातु आयनों से मिलकर बना हुआ है, तो धातु परमाणुओं के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, धात्विक बंध। तो धात्विक बंध जब ठोस में पाया जाता है तो उसको कौन सा बंध ठोस बोलते हैं, धात्विक ठोस। तो इसमें अवयवी कण कौन होंगे, धातु परमाणु। वास्तव में धातु जो है वो परमाणु के रूप में नहीं रहते, आयन के रूप में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु परमाणु या आयन इसके क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। चौथा प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक नाम से पता चल रहा है कि इसमें अवयवी कण के बीच में कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। और सहसंयोजक बंध किन के बीच बनते हैं, हमेशा अधातु परमाणुओं के बीच में बनते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बन गया, है ना। तो सहसंयोजक, तो इसमें अवयवी कण कौन होगा, अधातु परमाणु। और उन अधातु परमाणुओं के बीच में कौन से बंध पाए जाएंगे, सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आणविक ठोस की। ठीक है, तो आणविक ठोस में अवयवी कण अणु है और अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, वैन डर वाल आकर्षण बल। तो इसको भी, आणविक ठोसों को भी वापस आगे तीन भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर, कि जो अवयवी जो अणु हैं वो अणु कौन से हैं, और उन अणुओं के बीच में जो वैन डर वाल आकर्षण बल पाया जा रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से अणु हो सकते हैं। तो अणुओं के प्रकार जो है यहाँ पर, उस आधार पर इसको वापस पुनः तीन भागों में बांटते हैं। किसको, आणविक ठोस को। तो पहला होता है अध्रुवीय
आणविक ठोस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट हो जाता है तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। मतलब जो अणु हैं ठोस के वो अगर अध्रुवीय हैं, बात करते हैं इनकी, अध्रुवीय अणु कौन कौन से होंगे, जैसे इसको मिटा देते हैं क्योंकि इनको बाद में हम एक एक करके देखेंगे, तो फिलहाल हम केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं आणविक ठोसों की। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, तो अध्रुवीय में अध्रुवीय अणु होगा, भाई नाम से ही पता चल रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस है, तो जो अणु होगा उसका प्रकार कैसा होगा, वो अध्रुवीय होगा। ये अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अणु का मतलब एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बने हुए, है ना, होते हैं जो, तो एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, और वो एक से ज्यादा परमाणु जो है वो समान प्रकार के हैं, या तो ऐसा हो जैसे कि O2 है, O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, N2 है, N2 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु परस्पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, Cl2 है ना, इसमें भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 है। ये हम 11वीं में पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो कोई अणु ध्रुवीय है या नहीं है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, इसकी पहचान हम उनके द्विध्रुव आघूर्ण से करते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु है क्योंकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0। तो जो अवयवी कण है अगर वो अध्रुवीय अणु हो तो ऐसे ठोसों को हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया। ठीक है, और भी जैसे Br2, और भी हो सकते हैं CO2, जैसे कि CO2 क्या है, CO2 में अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो CO2 भी एक अध्रुवीय अणु है। ठीक है, CCl4 हो गया, ये भी एक अध्रुवीय अणु है। ठीक है, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा जो वैसे तो आणविक ठोस में अणु होने चाहिए कण, लेकिन परमाणु जो हैं वो भी इस प्रकार के ठोस का निर्माण करते हैं। वो कौन से, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु। उत्कृष्ट गैसें जैसे ऑर्गन हो गया, है ना, क्रिप्टॉन हो गई, ज़ीनॉन हो गई। तो ये गैसें भी बहुत निम्न ताप पर ठोस के रूप में पाई जाएगी, अत्यधिक मतलब माइनस में लेके जाएंगे टेम्परेचर, तो ये भी ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। तो ऐसे में ये क्या नहीं बना रही है, अणु नहीं बना रही है, क्योंकि हम जानते हैं उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, अक्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती, तो अणु के रूप में पाई नहीं जाती, परमाणु के रूप में पाई जाती है हमेशा। तो परमाणु के रूप में होती है, और परमाणुओं को ठोस में बदला गया है, तो वैसे तो वो परमाणु ठोस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बंध के आधार पर ठोसों को बांटा गया है। तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बीच में भी कौन से बल पाया जाता है, वैन डर वाल आकर्षण बल। इसलिए उनको भी हम किस में लेते हैं, आणविक ठोसों में लेते हैं। और वो जो परमाणु तो अध्रुवीय होगा, क्योंकि ध्रुवणता होने के लिए 2 भिन्न विद्युतऋणी परमाणुओं का जुड़ा होना आवश्यक है। तो यहाँ पर तो परमाणु ही एक है, तो ये भी क्या होंगे, अध्रुवीय होंगे। तो इसलिए उत्कृष्ट गैसों के जो निम्न ताप वाले ठोस हैं उनको भी हम अध्रुवीय आणविक ठोस में काउंट करते हैं। वैसे तो ये परमाणु है, लेकिन इनके परमाणुओं के बीच में भी वैन डर वाल आकर्षण बल पाया जाता है, और वैन डर वाल आकर्षण बल पाए जाने की वजह से ये भी क्या आते हैं, आणविक ठोसों में आते हैं। अब और क्या क्या विशेषताएं हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों की। एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया कि पहले बात तो अध्रुवीय होना चाहिए अणु जो ठोस बना रहा है वो, और अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वैन डर वाल आकर्षण बल पाया जाएगा, भाई वैन डर वाल आकर्षण बल भी 4 प्रकार के होते हैं, 11वीं क्लास में हमने देखा था। तो अध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अणु हैं, अध्रुवीय अणु, उनके बीच में दुर्बल वैन डर वाल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका नाम होता है लंदन बल या परिक्षेपण बल। लंदन बल या परिक्षेपण बल बोलते हैं, जो सबसे दुर्बल प्रकार का वैन डर वाल आकर्षण बल है, जो कि 2 अध्रुवीय अणुओं के बीच में मिलता है। भाई O2 ठोस रूप में O2 को आपने लिया, वैसे O2 गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर लेकर जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी, ठोस में। तो O2 सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके O2 के जो अणु हैं, ये O2 का अणु, ये भी O2 का अणु, इस तरह O2 के अणु के बीच में जो आकर्षण बल है, जिसकी वजह से ये ठोस के रूप में पाया जा रहा है। हम जानते हैं अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल ठोसों में सबसे ज़्यादा होते हैं, तभी तो उनके आकार आकृति निश्चित होते हैं। तो O2 के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो कौन सा है, वैन डर वाल है, क्योंकि ये अणु है और अणुओं के बीच में वैन डर वाल होता है। और अणु अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित वैन डर वाल आकर्षण बल को हम लंदन बल या परिक्षेपण बल बोलते हैं। लंदन बल या
परिक्षेपण बल, जो कि सबसे दुर्बल प्रकार का क्या होता है, वैन डर वाल बल होता है। तो इसीलिए ये जो ठोस है अध्रुवीय आणविक ठोस, ये बहुत निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्रुवीय हैं इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और सामान्यतः गैस अवस्था में ये पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें इन सबको, ये सब गैसें होती है, ठीक है। इनको ठोस अवस्था में प्राप्त करने के लिए बहुत निम्न ताप की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या क्या याद रखना है अध्रुवीय आणविक ठोस में, अवयवी कण तो अणु हैं ही हैं, ठीक है, परमाणु भी हो सकते हैं, और वो भी कौन, किसके, उत्कृष्ट गैसों के। और वो जो अणु है वो कौन से होने चाहिए, अध्रुवीय होने चाहिए, मतलब उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होना चाहिए। तो ऐसे अध्रुवीय अणु जो ठोस बनाते हैं उनको हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस के बाद हमारा बी आता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस तो नाम से ही पता चल रहा है ना, इसको ले रहे हैं बी वाला, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें अवयवी कण तो अणु ही होने हैं, ठीक है, और अणुओं के बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल ही पाए जाने हैं। लेकिन जो अणु है उनका प्रकार अलग होगा, और अणुओं के प्रकार के अलग होने के साथ उनके बीच लगने वाला वैन डर वाल आकर्षण बल का प्रकार भी अलग होगा। तो कौन सा अणु होगा, नाम से पता चल रहा है, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जिसमें बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु भिन्न विद्युत ऋणी हो, यानी कि उस अणु का कोई निश्चित क्या हो, द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3। ये कुछ ऐसे अणु हैं जिनका एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण होने की वजह से ये कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। जैसे हम बात करें H और Cl दोनों क्लोरीन उच्च ध्रुवीय, हाइड्रोजन निम्न ध्रुवीय है। तो ऐसे में इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन की तरफ हम देखेंगे थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो क्या आ गई, बंध में ध्रुवणता। तो ये अणु कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वैन डर वाल आकर्षण बल लगता है उसको हम नाम देते हैं द्विध्रुव वैन डर वाल आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो लंदन बल लग रहा था उसकी तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है, क्योंकि इसमें जो एक दूसरे को आकर्षित करने वाले जो अणु हैं वो कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। देखो, इनमें दो विपरीत आवेशित सिरे आपस में एक दूसरे पर ज़्यादा आकर्षण बल लगाएंगे, जबकि O2 जैसे लिया था हमने पिछले इस टॉपिक में O2, तो O2 में कोई ध्रुवणता थी नहीं, कोई आवेश था ही नहीं परमाणुओं के ऊपर, तो कोई आकर्षण बल उनके बीच में अगर लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। इसमें विपरीत आवेशित सिरे हैं इन अणुओं के पास, तो ये ज़्यादा आकर्षण बल लगाएंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं, और इन अणुओं के मध्य जो वैन डर वाल आकर्षण बल लगता है वो होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। तो ये अध्रुवीय अणुओं की तुलना में इनके जो गलनांक वगैरह हैं वो थोड़े से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हालांकि ये भी रूम टेम्परेचर पर या तो गैस या द्रव अवस्था में ही पाए जाएंगे। जैसे HCl है ना, इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं थोड़ा कम टेम्परेचर करके, बाकी नॉर्मली ये गैस अवस्था में पाया जाता है। SO2 गैस है ही। क्लोरोफॉर्म हम जानते हैं वाष्पशील द्रव है ना, क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो मतलब ठोस अवस्था में तो ये भी नहीं पाए जाते रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इनको भी चूँकि हम ठोस पढ़ रहे हैं तो अगर इनका टेम्परेचर भी हम माइनस में लेके जाएंगे, बहुत कम कर देंगे, तो ये भी ठोस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ध्रुवीय आणविक ठोस। ये भी वैसे कोई भी आणविक ठोस विद्युत का चालक नहीं होता है, ये भी क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं दर्शाएगा। हाँ, हम इसको किसी ध्रुवीय विलायक में घोल दें, ध्रुवीय विलायक जैसे जल है, मतलब इनके जैसा ही विलायक जिसका कोई निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण हो, उसमें अगर घोल दें तो ये क्या होंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे। और जब भी आयन किसी विलयन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो विलयन कैसा होता है, विद्युत का सुचालक। तो वैसे तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु इनका जो विलयन है ध्रुवीय विलायकों के अंदर जो इनका विलयन है, जैसे जलीय विलयन ले लो, HCl का जलीय विलयन क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। इनके गलनांक भी निम्न होते हैं और मुलायम होते हैं, ये सभी मुलायम ठोस है, क्योंकि पहले बात तो बहुत कम टेम्परेचर पर इनको प्राप्त किया जा रहा है, तो ज़्यादा दृढ़ नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवीय आणविक ठोस, अवयवी कण, ध्रुवीय अणु, उनके बीच आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल, रूम टेम्परेचर पर गैस या द्रव अवस्था में, गलनांक बहुत कम, ठीक है। विद्युत के नॉर्मली कुचालक, किंतु विलयन के अंदर क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस। एग्जाम्पल्स इनके याद रखेंगे आप, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए।
अब हम आ जाते हैं तीसरा प्रकार आणविक ठोसों का, हाइड्रोजन आबंधित या हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। नाम से ही पता चल रहा है इसमें भी, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसमें क्या होगा, अवयवी कण वही अणु होंगे, अणु भी ध्रुवीय होंगे, लेकिन इनकी ध्रुवणता का आधार क्या होगा, इनमें क्या होगा कि जो अवयवी कण जो अणु हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध चूंकि हर कोई ध्रुवीय अणु नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंध कुछ पर्टिकुलर अणु ही बनाते हैं जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, FON। ऐसे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़े हुए हों तो वो अणु ही क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होता है ये भी हम 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे कि HF है ना, HF में क्या है, उच्च विद्युत फ्लोरीन आ गया और उससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो किसी उच्च विद्युत परमाणु, और वो कौन से हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, FON है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में से किसी उच्च विद्युत परमाणु से कौन जुड़ा हो, सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे ध्रुवीय अणुओं के मध्य, ये भी ध्रुवीय अणु है लेकिन ये विशेष प्रकार का ध्रुवीय अणु हो गया एक तरह से, जिसमें हाइड्रोजन है और इन तीनों में से कोई एक उच्च विद्युत परमाणु है। तो ऐसे ध्रुवीय अणुओं के बीच में इनकी ध्रुवणता की वजह से वही फ्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, वही इसमें भी ऐसा ही होगा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। तो क्या आ गया, दो विपरीत आवेशित सिरे प्राप्त हो गए। तो इनके बीच में वही द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा, जो कि नॉर्मल जो द्विध्रुव आकर्षण बल हमने पढ़ा था उसकी तुलना में बहुत प्रबल होगा। तो इसी बंध को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बंध। तो HF के अणुओं के बीच में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध, जो कि सभी प्रकार के वान डेर वाल आकर्षण बलों में सबसे प्रबल होता है, सबसे मजबूत होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल, वो ठोस उतना ही आपको कम ताप पर प्राप्त हो जाएगा और उतना ही क्या होगा, दृढ़ होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है उसमें अवयवी जो कण हैं वो अणु होंगे, ध्रुवीय अणु, जिनके बीच क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और हाइड्रोजन बंध चूंकि सबसे प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल है, इसलिए इनके जो गलनांक हैं, क्वथनांक हैं, वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कौन कौन हो सकता है, जैसे HF ले लिया हमने एक, है ना, H2O हो गया, H2O में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन आ गया। NH3 हो गया, है ना, NH3 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। तो ऐसे सारे अणु क्या होते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध दर्शाते हैं। तो इनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा और ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस बनाएंगे। इनके गलनांक क्वथनांक इन तीनों में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और वैसे प्योर फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में भी ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त आयन पाया ही नहीं जाता, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक वगैरह इनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये तीनों प्रकार के आणविक ठोस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगला प्रकार लेते हैं। आणविक ठोस के बाद कौन सा आया था, दूसरा, आयनिक ठोस, ठीक है। तो आयनिक ठोस में नाम से ही पता चल रहा है, अवयवी कण कौन हो जाएगा, आयन, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। इसमें अवयवी कण तो हो जाएगा आपका आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन ऋणायन। और आयनों के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो कौन से आकर्षण बोलते हैं, तो आयनिक बंध बोल दो, बंध का बंध अगर नाम ले लो तो आयनिक बंध हो जाएगा। और उन आकर्षण बल को, इस बंध को ही हम दूसरा नाम देते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, आयन हो, ठीक है, वो कौन से ठोस बनाते हैं, आयनिक ठोस। और आयनों के बीच क्या पाए जाते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। जैसे NaCl, NaCl में एक Na+ आयन हो गया, एक Cl- आयन हो गया, इनके बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, या हम कहें ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो NaCl का जो क्रिस्टल होगा, जो ठोस होगा, उसमें बहुत सारे सोडियम धनायन और बहुत सारे क्लोराइड ऋणायन होंगे। तो ये परस्पर एक दूसरे को स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बांधे रखेंगे। इसलिए, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या हम कहें आयनिक बंध है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से ये जो आयनिक ठोस होते हैं
वो क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और इनके गलनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इनको द्रव में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में, अणु तो नहीं है यहाँ पर, आयन है, तो इनके जो अवयवी कण हैं आयन, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गलनांक वगैरह उच्च होते हैं। अब आते हैं विद्युत चालकता पर। तो ठोस अवस्था में वैसे तो आयनों से मिलकर बने होते हैं और चालकता दर्शाने के लिए जो आवेश का प्रवाह होना आवश्यक है, तो आवेश का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से हो या आयनों की गति की वजह से हो। तो यहाँ पर आयन है, धनायन ऋणायन, तो आयन है तो मतलब ये चालकता दर्शा सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयन एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं, तो ठोस अवस्था में ये गति नहीं करेंगे, गति नहीं करने की वजह से ये क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं दर्शाएगा ठोस अवस्था में। किंतु या तो इसको गलित अवस्था में ले लें, यानी पिघला लें, तो पिघलाने पर इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा और ये फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ऐसे में ये गति कर सकते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ। तो गलित अवस्था में या हम कहें विलयन में, आपने इनका जलीय विलयन से नमक को आपने पानी में घोल दिया, तो पानी शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक है, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन NaCl का पानी के साथ जो विलयन आ गया वो क्या दर्शाएगा, विद्युत का चालन दर्शाएगा। तो इस तरह से ये गलित और विलयन प्रावस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, जैसे आप नमक के टुकड़े पर चोट मारेंगे तो बिखर जाएंगे, है ना, तो भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, NaCl हो गया, Na2SO4, Na2CO3, जितने भी सारे आयनिक यौगिक जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। आपने 11वीं क्लास में पढ़े आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, तो सब आ जाएंगे, है ना, कॉपर सल्फेट वगैरह है, ये सब, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह सब इस आयनिक ठोसों के अंदर आ जाएंगे। चलें, तो इस प्रकार हमारा दूसरे प्रकार के ठोस भी कंप्लीट हो गए, आयनिक ठोस। अब अगला है कौन से, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है धातुएं जितनी भी हैं, अवयवी कण धातु परमाणु होंगे और ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, तो इनको धात्विक ठोस कहेंगे। और धातु परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको हम धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो लोहे के टुकड़े में क्या होगा, केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, आयरन के। ठीक है, और आयरन के परमाणु होंगे, इनके बीच में प्रबल धात्विक बंध पाए जाएंगे, इसलिए ये अत्यधिक कठोर अवस्था में पाया जाएगा। तो धात्विक ठोस की परिभाषा क्या है, थोड़ा इसको ढंग से समझेंगे कि धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए, है ना, धातु धनायनों का क्या है, व्यवस्थित संग्रह है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उनमें, उन इलेक्ट्रॉनों के अंदर धातु के जो धनायन है, जिस धातु के टुकड़े की आप बात कर रहे हैं उस धातु के धनायन क्या है, रैंडमली बिखरे हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर आइसबर्ग, जो बर्फ़ की जो सिल्लियाँ हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, ग्लेशियर्स जो हैं, वो ऐसे रैंडमली सस्पेंडेड होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तो इसको और ढंग से समझेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन जो हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तो क्या है, जैसे क्यों है ऐसा, जैसे आयरन है, धातुएं जितनी भी होती है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, इन धातुओं में क्या होता है, धातुओं के अंदर धातुओं की जो आयरन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को सरलता से क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई परमाणु ले लिया, धातु परमाणु, तो उसमें केंद्र में नाभिक होगा, फिर उसके ये कोश होंगे जिसमें क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह इसके बाह्यतम कोश में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या है कि आयनिक धातु परमाणुओं में क्या होता है, आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सरलता से त्यागा जा सकता है ना। तो सरलता से त्यागा जा सकता है मतलब नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सरलता से क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। तो ये फ्री ही रहता है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु के है ही नहीं, थे तो इसके, लेकिन वो फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं, जबकि और कोशों के नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि वो नाभिक के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो जा नहीं सकते। लेकिन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं गति करने के लिए, तो ऐसा हो जाता है जैसे मान लो इसने, इस परमाणु ने अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, तो जैसे ये, उसी तरह और परमाणु होंगे बहुत सारे, है ना, तो उन सभी परमाणुओं ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, फ्री कर रखे हैं। तो और उन
इलेक्ट्रॉनों के बीच बीच में ये जो नाभिक है वो ऐसे क्या है, सस्पेंडेड है इस तरह से। ये अलग से नहीं आए हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं आए हैं, ये किसकी वजह से, किसके हैं, इन्हीं परमाणुओं के हैं, लेकिन ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए हमने ये कह दिया कि धातु ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो तो धनायन के रूप में उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम इसको ऐसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन क्या है, धातु परमाणु डूबे हुए हैं। ओके, तो ये होता है हमारे धात्विक ठोस। ठीक है, अब बात करें विद्युत चालकता की, गलनांक वगैरह की, तो चूंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका कि नाभिक जिनको आकर्षित नहीं कर रहा है, नाभिक के आकर्षण से मुक्त है वो, तो जो ही विभव लगाएंगे तो विभव लगाने पर ये क्या करने लगेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगेंगे, यानी क्या दर्शाएंगे, विद्युत चालकता दर्शाएंगे। विद्युत चालकता दर्शाएंगे। चूँकि धात्विक बंध बहुत प्रबल होता है इसलिए ये सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे और उनके गलनांक वगैरह भी बहुत उच्च होते हैं। आप जानते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, ठीक है, धातुएं, कठोर धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, चोट मारने पर टूटते नहीं हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये धात्विक चमक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, इन सब के पीछे कारण क्या है, इनके जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, यही इन सब के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये हो गया धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में कौन आ जाएंगे एग्जाम्पल में, जितनी भी धातुएं हैं सारी आ जाएंगी जिनको आप जानते हैं। ठीक है, चलो आगे। धात्विक ठोस के बाद आता है, धात्विक ठोस के बाद आता है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, फोर्थ। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में क्या होगा, इसमें वही अवयवी कण जो होंगे उनके बीच में कौन से बंध पाए जाएंगे, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध हमेशा अधातु परमाणुओं के बीच में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन कार्बन के परमाणु ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ये कार्बन है तो इस तरह से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना होती है जिसमें एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह से होते हैं, है ना, सॉरी, इस तरह से तो चलता जाएगा, है ना, इस तरह से। तो सहसंयोजक ठोसों में जो धातु परमाणु हैं वो परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ करके ये बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये ग्रेफाइट का हमने एक छोटा सा लिया तो इसके अंदर एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु जुड़ रहा है और जुड़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी संरचना बन गई। तो इसलिए इनको विशाल अणु भी बोलते हैं। किनको, जो सहसंयोजक ठोस है उनको। नेटवर्क का मतलब जाल होता है, तो जैसे जालनुमा संरचना बन रही है, बहुत बड़ा अणु बन रहा है, इसलिए इनको विशाल अणु भी नाम दे देते हैं। तो प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं धातु परमाणुओं के बीच में, इस वजह से इनके गलनांक क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन जो चारों प्रकार के ठोस पड़े उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं किनके, सहसंयोजक ठोसों के। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट हो गया इसमें एग्जाम्पल, हीरा हो गया। जैसे आपने 11वीं क्लास में जो कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़े हैं वो सब इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु है, और क्रिस्टलीय अपर रूप तो क्रिस्टल का ही प्रकार है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध। तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। हीरा ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, है ना, ये सब। क्योंकि सिलिका और कार्बन दोनों ही अधातु परमाणु और इनके बीच में क्या पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गए, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसमें अधातु परमाणु होंगे, प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होंगे और एक के बाद एक आपस में जुड़ते हुए बड़ी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो विशाल अणु भी कहलाते हैं ये, और उच्च गलनांक क्वथनांक दर्शाते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अधातु, हम जानते हैं अधातुओं की आयरन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये सरलता से देते नहीं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इनमें पाए नहीं जाते, और बंध भी कौन सा है, सहसंयोजक, जो टूटता नहीं है। तो इस तरह से ये मुक्त आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति की वजह से विद्युत का चालन नहीं दर्शाते, कुचालक होते हैं। इसमें एक अपवाद है आपका ग्रेफाइट।
ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट के अंदर क्या है कि एक कार्बन अपने 3 ही इलेक्ट्रॉनों को आबंधन में प्रयोग में ले पाता है। इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इस वजह से ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक। ये एक एग्जाम्पल है सहसंयोजक ठोसों में विद्युत चालकता का, ठीक है, अपवाद है। तो इस तरह हीरा ग्रेफाइट फुलरिन क्वार्ट्ज सिलिकॉन कार्बाइड ये सब सहसंयोजक या नेटवर्क ठोसों के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए